हाँ जी, हेलो भाई। आप सब लोग मुझे देख रहे हैं कैंप स्पेस चैनल पर। हम हैं कैंप स्पेस चैनल पर और मैं सुनील यादव आप सब लोगों का एक बार फिर से दोबारा से बहुत अच्छे तरीके से वार्मली वेलकम करता हूँ। और आइएगा, हम लोग अपनी कंटिन्यूड लेक्चर सीरीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन कर रहे थे। उसी एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग आज आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, आगे डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखिएगा आज क्या डिस्कस करने वाला हूं मैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था आप लोगों के साथ क्या स्पेक्ट्रा का डिस्कशन किया था। सबसे पहले मैंने स्पेक्ट्रा का जिक्र किया कि इस तरीके के स्पेक्ट्रा कैसे होते हैं। उसके बाद मैंने आपको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस किया, उसी के वेवलेंथ, उसी का वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए रिडबर्ग फॉर्मूला जैसा फॉर्मूला डिराइव करके बताया आप लोगों को। और आज आइएगा हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने, मैक्स प्लैंक्स नाम के साइंटिस्ट ने क्या दिया था हमें, इस थ्योरी का जिक्र किया था, हमें बताया था। और मैक्स प्लैंक ने थ्योरी दी थी। मैक्स प्लैंक ने ही प्लैंक कांस्टेंट जैसी चीज का बारे में बताया था। प्लैंक्स कांस्टेंट भी किसने बताया था, मैक्स प्लैंक ने, जो कि जिसको हम किससे, एच से रिप्रेजेंट करते हो, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड्स, जो वैल्यू हम लोग जनरली यूज करते हैं, जो कि किसकी वैल्यू है, एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। और वो ये वैल्यू हम कहां पर यूज करते हैं, जनरली आपने देखा होगा mvr=ns/2 पाई, जो कि बोहर मॉडल ऑफ एटम में हमने यूज किया। इस तरीके से कई बार यूज होगा। अभी आगे डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस यूज करेंगे, पढ़ेंगे, उसके अंदर भी क्या होगा, एच का यूज होगा कई जगह पर। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर इसका यूज होगा, यानी बहुत सारी जगह प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज होने वाला है, यानी वी कैन से प्लैंक्स कांस्टेंट का बहुत सारा यूज होता है। तो आज हम सबसे पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को जिक्र समझते हैं क्या होता है। इससे पहले क्या था, मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे। मैक्सवेल ने क्या बताया था हमें, मैक्सवेल ने हमें लाइट को एज ए वेव नेचर कंसीडर करके हमें एक्सप्लेन किया। उनने क्या दी थी हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का एक्सप्लेन किया था हमारे लिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंदर जरा देखो दोस्तों क्या बताया उनने हमें बोला कि भाई जो लाइट होती है ना, जो रेडिएशन होती है, किसी भी सोर्स से रेडिएशन है, चाहे वो हीटेड बॉडी है, चाहे वो हीटेड रोड है, चाहे वो बल्ब है, चाहे कहीं से भी रेडिएशन जब आती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि जो रेडिएशंस होती है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है, वो डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होती हैं। यानी रेडिएशंस कंटिन्यूअस फॉर्म में कहां से आ रही है, किसी भी सोर्स से जो रेडिएशंस आ रही है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है। उसके अलावा क्या कहा कि जो रेडिएशंस होती है उनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर चलते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर चलते हैं। और 90 डिग्री पर किसके साथ, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट आपस में भी 90 डिग्री, और साथ ही साथ जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है उसके भी 90 डिग्री पर चलते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रख दिया। इन वेव्स का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रखा। उन्हीं के अंदर मैंने आपको कुछ इस तरीके की चीजें डिस्कस की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हमने वेवलेंथ जैसी चीज को डिस्कस किया, फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया, एम्पलीट्यूड को डिस्कस किया, वेव नंबर को डिस्कस किया, बहुत सारी चीजें डिस्कस की। लेकिन समझिएगा बात, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो क्या कहानी है, ये बताती हमें डिस्क्राइब्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को डिस्क्राइब करने के लिए कौन आया था बेटा जी, मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट आए, जिनने क्या दी हमें, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जनरेट करके दे दी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जनरेट करके दी और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किन दो फिनोमिना के यूज करके किया उनने। जैसे कि एक फिनोमिना उनने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एग्जाम्पल बताया कि भाई पार्टिकल नेचर लाइट का कब कब दिखता है, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, और या फिर कहां पर दिखाई देगा आपको, जैसे कि एक और फिनोमिना मैं आपको बताता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी लाइट के पार्टिकल नेचर होने की वजह से ये दो फिनोमिना एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर बात करें इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ये जो फिनोमिनाज है ये लाइट के एज ए वेव नेचर को कंसीडर करके
पढ़े जाते हैं, वेव नेचर की वजह से ये एक्सप्लेन होते हैं। लेकिन ये जो दो फिनोमेना मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ये दो फिनोमेना यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये लाइट के कौन से नेचर की वजह से होते हैं? दीज आर ड्यू टू द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। समझ आई आपको? आई होप समझ आई होगी बात। तो देखिएगा, इसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या बताया हमें, मैक्स प्लैंक ने इस क्वांटम थ्योरी में क्या बताया हमें? प्लैंक कहता है कि जो रेडिएशन होती है, पहला पॉइंट क्या कहा गया उसने? पहला पॉइंट कहा रेडिएंट एनर्जी इज नॉट एमिटेड continuously, is not emitted continuously, but it is present in the form of small packets of energy, called क्वांटा। उन्हीं स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? देखिएगा बेटा जी, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने क्या कहा था? जो लाइट होती है, जब रेडिएशंस होती हैं, वो रेडिएशंस किस फॉर्म में होती है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होती हैं, कोई डिस्क्रीट पोजीशन नहीं होती। ये क्या कहता है? रेडिएंट एनर्जी इज नॉट एमिटेड कॉन्टिन्यूअसली, बट इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड quanta. And we can say, and in case of light, these quantas are called photons. इन्हीं क्वांटा को ही क्या कहा जाता है? फोटॉन्स कहा जाता है, फोटोन कंसीडर किया जाता है। आई होप ये बातें आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ आई होंगी। अगर ये बातें समझ आई तो सेकंड पॉइंट देखिएगा, मैक्स प्लैंक ने इस थ्योरी के अंदर क्या बताया। मैक्स प्लैंक कहता है कि जो रेडिएशन से निकल रही है या जो पार्टिकल से निकल रहे हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में है, लेकिन डिस्क्रीट फॉर्म में है तो कहता है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन is proportional to its frequency। यानी कि क्या कहता है? एनर्जी जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। यानी वी कैन राइट E is inversely proportional to, directly proportional to nu, E is directly proportional to nu। और जब E को हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर कांस्टेंट लगाया तो एच न्यू बना दिया गया इसको। और यही एच क्या होता है बेटा जी? इसीलिए इसको क्या कहा गया? प्लैंक्स कांस्टेंट इसका नाम रख दिया गया, क्योंकि प्लैंक ने जब अपनी थ्योरी दी उसमें एनर्जी को एक्सप्लेन जब किया तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके कांस्टेंट लगाया गया। उस कांस्टेंट का नाम ही क्या था? प्लैंक से कांस्टेंट उसका नाम होता था। समझिएगा बात को आप। थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं तो थर्ड पॉइंट में देखिएगा क्या बताया इन्हें। थर्ड पॉइंट में कहता है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन is an integral multiple of h nu। हर एक फोटोन की जो एनर्जी है ना वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल होगी? h न्यू के इंटीग्रल मल्टीपल होगी। यानी कि अगर जनरल एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे तो E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू हो जाता है। यानी कि एनर्जी हर एक फोटोन की क्या होगी? E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू होगी। यानी इंटीग्रल मल्टीपल के किसके होती है? E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h न्यू। इंटीग्रल मतलब n इज एन इंटीजर। n क्या है? यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू है। n को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर है, इसीलिए क्या कहा गया? एनर्जी जो है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होती है किसका? h न्यू का। दीज आर ऑल दी पॉइंट्स, all the concepts, or we can say all the complete discussion of the Planck's quantum theory।
ये 3 पॉइंट प्लैंक क्वांटम थ्योरी में हमें बताए गए थे। इन प्लैंक क्वांटम थ्योरी से हमें क्या मिल गया, एक एनर्जी का एक क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। अब एनर्जी का फॉर्मूला किसके लिए है भैया, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने क्या बताया हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने हमें कहा कि भाई एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है। उसी एनर्जी के बारे में प्लैंक ने क्या कह दिया, एनर्जी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होती है। और उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं हम लोग, लाइट के केस में उन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं, फोटोन कह देते हैं। या फिर लाइट का केस ना हो, कोई और रेडिएशन का फॉर्म हो, तो उस टाइम पर हम उसको क्या कहते हैं, क्वांटा कह देते हैं। सिंपल सी बात है। तो उनकी एनर्जी क्या होती है, E इक्वल्स टू h न्यू होती है। यानी कि हमें जो वेव की जो एनर्जी लेनी है वो क्या लेनी है, E इक्वल्स टू NH न्यू के इक्वल हमें एनर्जी कंसिडर करनी होती है। अब देखिएगा, हमने समझ लिया कि लाइट एज ए वेव नेचर और लाइट एज ए पार्टिकल नेचर, दोनों नेचर के तरीके से बिहेव कर रही है। यानी एक थ्योरी ने क्या बताया, एक वेव थ्योरी ने क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, लाइट एज ए वेव बिहेव कर रही है। लेकिन प्लैंक की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, लाइट एज ए पार्टिकल बिहेव कर रही है। लेकिन बेटा जी देखिएगा बात को, लेकिन समझिएगा बात को। अब एक साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास, जिनका नाम क्या है, एक साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास, क्या, जिनको हम लोग डी ब्रॉगली लिखते हैं वैसे तो। और डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया था एक, जिसका नाम क्या रख दिया, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, या कुछ लोग इसको डी ब्रॉय भी कहते हैं, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस भी कह दिया जाता है। तो डी ब्रॉगली को ही डी ब्रॉय भी कह दिया जाता है। तो आप लोग उसको कंफ्यूज ना हो इस तरीके से इस चीज को सुन करके। अब इनने क्या किया, देखिएगा क्या बताया गया, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी E बराबर क्या होता है, NH न्यू, या वी कैन से E इक्वल्स टू H न्यू के इक्वल होता है। यानी कि ये तो हमें क्या बता रहा है, एनर्जी किस हिसाब से, वेव नेचर की एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहा है हमें। भैया एनर्जी तो वेव की है, क्योंकि वेव नेचर को शुरुआत में एक्सप्लेन किया गया था, बस बाद में क्या कह दिया गया, वो वेव नेचर में डिस्क्रीट फॉर्म्स में भी होता है, वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। क्योंकि मैंने बोला उसी सेम चीज से ही कुछ ऐसे फिनोमेनास है जो वेव नेचर से एक्सप्लेन हो जाते हैं, कुछ ऐसे फिनोमेनास है जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो जाते हैं। यानी वेव के अंदर दोनों नेचर्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसी चीजें हमें कौन बताएगा, डी ब्रॉगली बताएगा, डी ब्रॉय बताएगा। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होती है, आइंस्टाइन कहता है E इक्वल्स टू mc स्क्वायर होता है। भाई E इक्वल्स टू mc स्क्वायर होता है, यानी m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल है। जो भी पार्टिकल हम ले रहे होंगे उसी पार्टिकल का क्या होगा, मास होगा। इसका मतलब जब मास है किसी चीज का, तो मास वेव का तो कोई मास होता नहीं भाई, मास किसका होता है, पार्टिकल का ही होता है। इन दोनों एनर्जीज को इसने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। और कंपेयर करने के बाद देखिएगा बेटा जी जरा क्या समझ में आया हमें। कंपेयर करने के बाद इनने क्या डिफाइन किया, क्या समझ आया देखिएगा। इनने कहा E इज इक्वल्स टू H न्यू भी होता है भाई, और E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर भी होता है। इनको दोनों को कंपेयर किया, H न्यू क्या कर दिया, H न्यू इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर लिख दिया। लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, c बाई लैम्डा होता है। यानी कि c स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ द वेव। न्यू का किस तरीके से लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल्स टू c बाई लैम्डा होता है। तो c बाई लैम्डा अगर लिख दूं मैं इसको, c बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, c से क्या हो जाएगा, c कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू mc बाई h बचेगा हमारे पास। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। अभी लाइट के केस की बात कर रहे हो तो c रख सकते हो, लेकिन इसी फॉर्मूला को हम लोग कैसा लिख सकते थे, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू mv बाई h लिख सकते हैं। mv बाई h लिखा जा सकता है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अगर आप लाइट की बात कर रहे थे तो उस टाइम पर c रखा हुआ था, c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। लेकिन अभी हमने किसी भी पार्टिकल के लिए बात कर ली, तो किसी भी पार्टिकल के लिए क्या रख देंगे हम, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू mv बाई h रख देंगे। या फिर इसी को और ज्यादा अच्छे सिंप्लीफाई कर दोगे आप, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv बन जाएगा भाई। और mv क्या होता है, mv हमारा होता है p, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। mv इज नोन एज मोमेंटम। और क्या हो गया हमारे लिए, इक्वेशन क्या बन गई, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, या वी कैन से h अपॉन mv। अब देखिएगा एक ही इक्वेशन के अंदर ये क्या आ गया, वेव लेंथ आ गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं।
ये क्या आ गया, मास ऑफ द पार्टिकल आ गया। अब समझिएगा बात को आप, भाई वेवलेंथ तो किसकी होगी, वेव की होगी, और मास किसका होगा, पार्टिकल का होगा। इसका मतलब ये एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसके अंदर वेव का या वी कैन से किसी भी रेडिएशन का वेव नेचर भी आ रहा है और उसी रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी उस इक्वेशन के अंदर आ रहा है। इसीलिए इस इक्वेशन का नाम लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, जो इक्वेशन हमारी बन रही है, ये दो इक्वेशन मैंने लिखी हुई है साइड में, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी या फिर एच बाई एम वी। ये इक्वेशन क्या है, ये हमारे पास किस चीज को, इट एक्सप्लेन्स द वेव पार्टिकल ड्यूअल बिहेवियर of an electromagnetic radiation, या भी सिंपली कैन से रेडिएशन। यानी इस फिनोमिना से, इस हाइपोथेसिस जो कि किसका था, डी ब्रॉय ने जो हाइपोथेसिस दिया, इस हाइपोथेसिस से हमें क्या समझ आता है कि भाई लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी, यानी ये पार्टिकल और वेव दोनों नेचर को कंसीडर करके इक्वेशन तैयार की गई। इसका मतलब रेडिएशन के पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को ये क्या कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है। और इस चीज को एक्सप्लेन करने से हमें क्या फायदा मिल गया, हमें फायदा ये मिला कि भाई जो रेडिएशंस होती हैं उनके अंदर दोनों तरीके के नेचर होते हैं, दोनों टाइप के नेचर एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए हम रेडिएशंस को क्या कहते हैं, ड्यूअल नेचर एग्जिस्ट करता है उनके अंदर। और ड्यूअल नेचर एग्जिस्ट करता है इसीलिए क्या होता है, रेडिएशन कुछ फिनोमिनाज ऐसे हैं जो वेव नेचर की वजह से दिखाती है, कुछ फिनोमिनाज ऐसे हैं जो पार्टिकल नेचर की वजह से दिखाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, इस तरीके के जो फिनोमिनाज हैं वो सब वेव नेचर की वजह से एक्सप्लेन किए जाने वाले, वेव नेचर की वजह से शो करने वाले फिनोमिनाज हैं। उसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुआ, ये सब किसकी वजह से शो करता है, ये सब पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन की वजह से फिनोमिना जो एग्जिस्ट करते हैं उन फिनोमिनाज को एक्सप्लेन पार्टिकल नेचर से किया जा सकता है। तो ये दो फिनोमिनाज को कंबाइन करके क्या बनाया गया, डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दिया जिसको हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ, ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन को एक्सप्लेन कर दिया। इसमें क्या कर दिया, हमें ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन को एक्सप्लेन कर दिया इस इक्वेशन ने, इस थ्योरी ने, इस हाइपोथेसिस ने। अब हम लोग बात करते हैं एक और नेक्स्ट फिनोमिना आता है हमारे पास। आई होप ये सब बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर नहीं है या कोई भी डाउट है तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। वास्तव में मैं कह रहा हूँ मजा आ जाएगा। और नहीं आया तो फिर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, फिर हम आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे और ज्यादा कोई इजी तरीके से, इजी मेथड से आपको एक्सप्लेन करेंगे उस चीज को। तो फटाफट से आइएगा नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, जो कि क्या है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं हम उसको, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिएगा भाई दोस्तों क्या होता है, इस बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, हाइजेनबर्ग कहने लगा कि भाई हम लोग ना क्या करते हैं कि अगर हमें क्या बोला जाए, हम कार में बैठ करके कहीं जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कार में बैठ करके कहीं जा रहे हैं। अगर हम लोग कार में बैठकर कहीं जा रहे हैं तो कहता है कि अगर आपसे बोला जाए कि भाई आपकी कार फिलहाल इस सिचुएशन पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वो कार कहाँ चल रही है, और वही कार की आपसे पूछ लिया जाए कि वो कार कितनी स्पीड से चल रही है, तो आप उस कार के लिए ना दोनों चीजें साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन कर देंगे इजीली। क्योंकि आप देख पाएंगे इजीली मेरी कार किस लोकेशन पर है अभी, वो बता देंगे, और कार के ओडोमीटर में स्पीड दिख रही होगी तो आप उसकी स्पीड भी बता देंगे, यानी वेलोसिटी भी बता देंगे, दोनों चीजों को। यानी कार क्या है, एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, बड़े साइज का ऑब्जेक्ट है, इसलिए आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली, सर्टेनली मेजर, विद सर्टेनिटी मेजर कर सकते हैं आप। ठीक है, कहना का मतलब ये है सिर्फ इतना। लेकिन कहता है कि अगर आपसे कोई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मतलब कोई इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो माइक्रोस्कोप के अंदर देखने से दिखते हैं, माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के अंदर देखिएगा क्या होता है,
बोलता है कि अगर आपको बोला जाए किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, अगर आपको किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए कह दिया जाए क्या कि भाई आप उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी क्या कर दो, आप साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर एक दोनों चीजों को एक साथ एक्सप्लेन कर दो, तो ये चीजें ना आप लोगों की थोड़ी मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। कहता है किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग ना पोजीशन और वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। यानी कि डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट फॉर ए माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या वी कैन से पार्टिकल, या we can write like this, it states that the position and velocity of a microscopic object, या we can say particle, cannot be determined simultaneously with certainty। कहता है किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए या पार्टिकल के लिए आप कभी भी पोजीशन और वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है, एक ही टाइम पर, एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पर दोनों चीजों को आप सर्टेनिटी के साथ क्या डिटरमाइन नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। कैन नॉट बी डिटरमाइंड या वी कैन से मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड विद साइमल्टेनियसली विद सर्टेनिटी। यही क्या है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अब ये लोग क्या करते हैं कि x जो है, x से हम पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, पोजीशन को x से रिप्रेजेंट करते हैं और v से वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। या अगर p लिखा हो तो p का मतलब मोमेंटम होता है। इन सब चीजों को यूज करने के बाद हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के बाद क्या किया, एक इक्वेशन बना दी जिसमें क्या कहा गया, डेल्टा x डॉट डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये क्या थी, हाइजेनबर्ग की इक्वेशन बन गई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। क्या ये इक्वेशन है हमारे पास। इस इक्वेशन को मैं आपके लिए और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं और इस इक्वेशन से क्या क्या हमें सिग्निफिकेंस है, सारी चीजों का एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन बस पेशेंटली सुनते रहिए, पेशेंस से बहुत अच्छे से सुनते रहिएगा, बहुत आराम से मजा आ जाएगा आपको, देखेगा। जो चीजें आज तक क्लियर नहीं हुई वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। डेल्टा x डॉट डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। हम लोग जानते हैं p यानी डेल्टा p अगर लिख दूंगा मैं, या p लिख देता हूं पहले मैं, मोमेंटम जो होता है वो मोमेंटम इज इक्वल टू mv होता है। अगर डेल्टा p लिखेंगे तो मास तो चेंज होता नहीं, तो m डेल्टा v बन जाता है। अगर इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इसके अंदर, तो डेल्टा x डॉट डेल्टा p की वैल्यू रखूंगा तो m क्या रखेंगे, m डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। और अच्छे से इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो डेल्टा x डॉट डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m बन जाता है ये। सो दिस विल बी द सिंप्लीफाइड इक्वेशन फॉर द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इज गिवन दिस मच वैल्यू एंड h आपको प्लैंक्स कांस्टेंट पता ही है, m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, जिसका भी अनसर्टेनिटी, जिसका पोजीशन को मेजर कर रखा होगा, जिसकी वेलोसिटी को मेजर कर रखा होगा, उसका मास आपको गिवन मिलेगा। उसके अलावा पाई की वैल्यू आई थिंक आपको बताने की जरूरत है नहीं, 22/7 या 3.14 वैल्यू होती है। और आपसे पूछ लेगा अनसर्टेनिटी इन दी वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आपको समझाऊं मैं आगे की चीजें, तो सिग्निफिकेंस बताता हूं मैं आपको इसका। सिग्निफिकेंस of Heisenberg's
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या कर दूं मैं, सिग्निफिकेंस आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिएगा मैं दो तरीके से चीजों को लूंगा। एक अब मैं लेता हूं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट ले लिया एक मैंने, और एक ले लेता हूं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। दो एग्जाम्पल लेंगे। अभी मैंने बोला कि भाई हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, किसी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए आप पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर सकते हो, दोनों को एक साथ मेजर कर सकते हैं सर्टेनिटी के साथ, लेकिन मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं कर सकते। इसी बात को क्या हम इस इक्वेशन से सोल्व करके बता सकते हैं। आप मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लो जिसका मास क्या है 1 मिलीग्राम के अराउंड है, ठीक है, 1 मिलीग्राम ग्राम के अराउंड है। जब आप उसका डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई एम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, ठीक है, तो आपके पास क्या आने वाला है ना, आपके पास क्या मिलने वाला है, जब आप इसके अंदर m की वैल्यू जो है m बराबर क्या रख देंगे 1 मिलीग्राम रखेंगे आप, यानी m की वैल्यू 1 मिलीग्राम का मतलब क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 ग्राम के अराउंड रख देंगे आप वैल्यू। जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो लगभग कितनी आएगी -10 टू द पावर -28 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके की वैल्यू आएगी, कुछ मीटर सेकेंड इस तरीके से वैल्यू आएगी पर सेकेंड, और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगी, ये वैल्यू आएगी आपके पास। लेकिन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इलेक्ट्रॉन का मास तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं 9.1 10 टू द पावर -31 kg मास होता है। अगर हम लोग डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहाँ पर करते हैं, तो ये वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसके बाद हमारे पास डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी जो वैल्यू आएगी वो लगभग 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड वैल्यू आएगी। अब देखिएगा हाइजेनबर्ग ने इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के बाद कहता है, ये सब चीजें हमने सिंप्लीफाई कर दी, सोल्व कर दी, सोल्व करने के बाद हाइजेनबर्ग कहता है कि भाई देखो क्या 10 टू द पावर -28 वैल्यू का कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है क्या, भाई बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी, नेग्लिजिबल ना के बराबर क्वांटिटी, इसका मतलब है क्या लिख सकते हैं, इसका कोई नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, या वी कैन से कि इट कैन नॉट बी मेजर्ड। इतनी छोटी वैल्यू का आप क्या मेजर करोगे, 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर पर सेकंड को क्या मेजर करोगे आप, ना के बराबर है, लेकिन हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस है कुछ ना कुछ, यानी कि इसको क्या कर सकते हो आप मेजर कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसीलिए उसने क्या बोला कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो किसके लिए वैलिड है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है, वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम नहीं कर पाता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है उन सब चीजों, क्योंकि उन चीजों के लिए मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जब आप लेते हैं उनके लिए आप पोजीशन और वेलोसिटी एक टाइम पर साइमल्टेनियसली इजीली मेजर कर पाते हैं, क्योंकि वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो केवल किसके लिए है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और वी कैन से ऑब्जेक्ट्स के लिए। आई होप ये बातें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुई होंगी, मजा आ रहा होगा आपको, है ना। तो देखिएगा अब आगे बात करता हूं मैं, एक और चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपने आज तक सुना है, हमेशा आपने पढ़ा है, सुना है, आपको लगभग 9th-10th क्लास से ये बात बताई जाती है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जैसे हमारा जो एटम होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा बताया जाता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के बाहर ऐसे ऐसे रिंग्स होते हैं, उन रिंग्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिट्स या सेल्स कहते हैं उनको, हम लोग हमने पढ़ लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो लेकिन अगर मैं पूछूं क्वेश्चन, व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता, ऐसी क्या वजह है, क्या रीजन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाता है,
इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए भी मैं किसका यूज करूंगा, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करूंगा, और वो आपके लिए बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन देगा। देखिएगा जरा, इलेक्ट्रॉन है, सॉल्यूशन की बात करता हूं मैं, इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। इलेक्ट्रॉन है तो मास इलेक्ट्रॉन का लेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस दे रखा है तो न्यूक्लियस का, भाई न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है तो कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के अराउंड होता है। यानी इसका मतलब जब न्यूक्लियस का डायमीटर ही है तो इसका मतलब डेल्टा एक्स भी तो मेरा यही हुआ, इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए मैक्सिमम पॉसिबल जो एरिया है, जो पोजीशन है, वो इसी जगह में घूम सकता है। इसका मतलब डेल्टा एक्स भी मैं यही लूंगा अपना, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मुझे डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा वी मुझे कैलकुलेट करना है, बाकी सब चीजों को एक तरफ रख लेते हैं। एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब आप 6.626 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड्स वैल्यू रखेंगे एच की, 4 इंटू 3.14 वैल्यू किसके, पाई की वैल्यू है, एम क्या है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg है, और डेल्टा एक्स क्या है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर है। तो बेटा जी जब आप इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर रखने के बाद डेल्टा वी जब आप कैलकुलेट कर पाएंगे, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 5.7 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर पर सेकेंड वैल्यू आएगी। कितनी आएगी, 5.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की कितनी आई, वेलोसिटी कितनी आई, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में रहना चाहता है तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि भाई उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जानी चाहिए, वो वेलोसिटी होनी चाहिए 5.7 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर पर सेकेंड। जबकि हमने आज तक पढ़ा क्या है कि सी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमने तो आज तक पढ़ा ही है, हमने तो आज तक ये सुना है कि लाइट की स्पीड से तेज तो कोई दुनिया में चीज दौड़ती नहीं है, लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज तो स्पीड किसी की होती नहीं। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहना चाहता है तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस बात को एक्सप्लेन करता है कि भाई अगर न्यूक्लियस में रहना चाहता तो रह ले मेरी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन तेरी स्पीड कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, जो कि ये स्पीड क्या है, कैन नॉट बी अटेन्ड और नॉट पॉसिबल टू बी अटेन्ड। ये स्पीड को हम क्या लिखेंगे, दिस स्पीड, दिस मच स्पीड is not possible to be attained। ये स्पीड अटेन करना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग क्या मानते हैं, सबसे ज्यादा स्पीड इस दुनिया के अंदर कंसीडर करते हैं। इसे अर्थ के ऊपर या किसी भी चीज की जो स्पीड होती है, मैक्सिमम स्पीड हम क्या मानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर स्पीड हो सकती है, उससे ज्यादा स्पीड पॉसिबल ही नहीं होती है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं, ऐसा मानते हैं। तो ये तो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा स्पीड हो गई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में रहेगा तो क्या है, उसको स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से भी ज्यादा मूव करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और पॉसिबल नहीं है इसलिए क्या कहा जाता है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह पाए। ये चीज किसने एक्सप्लेन कर दी हमें, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। आई होप ये बातें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी, मजा आया होगा आपको। और अगर मजा आया वास्तव में तो कमेंट करिएगा भाई, मजा आ जाएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितने लोग ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं इस वीडियो को पहुंचाइएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, उसके बाद भी क्लियर नहीं हो रही चीजें, और मेरी गारंटी है कि उसके बाद आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर किसी का कोई छोटा मोटा डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑल टाइम रेडी है। उसके अलावा आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है केमिस्ट्री विद सुनील यादव के नाम पर। आप वहां पर मेरे से चैट करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, चैट सेक्शन भी वहां पर अवेलेबल होगा। और उसके अलावा डेली वर्कशीट भी वहां पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है, तो डेली की वर्कशीट भी आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल मिलेगी। और थैंक यू आपको बने रहने के लिए, आपके वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग me and cooperating with me and for everything you have given to me and all of you. Thank you very much and have a very nice and very good day. Thank you and have a nice day.